अब देखो बच्चों, अब हम आ जाते हैं एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, इनकी अमोनिया डेरिवेटिव्स, इनके साथ रिएक्शंस। ओके, तो फिर स्टार्ट करते हैं। तो यहां पर ये है, सपोज हमारे पास एक कार्बोनाइल कंपाउंड, अब चाहे ये एल्डिहाइड हो या कीटोन हो, ये एक हमारा कार्बोनाइल कंपाउंड है जिसका ये है कार्बोनाइल ग्रुप। आप देखोगे कि ये जो रिएक्शंस हैं अमोनिया डेरिवेटिव्स के साथ, इन रिएक्शंस में कार्बोनाइल ग्रुप का ऑक्सीजन और जो ये अमोनिया डेरिवेटिव्स हैं ये वीक न्यूक्लियोफाइल होते हैं, तो इनके ये जो हाइड्रोजन एटम्स हैं इनके बीच में रिएक्शन होगी और ये क्या रिमूव हो जाएगा, H2O। यहां पर जो अमोनिया डेरिवेटिव्स हैं ये बहुत ही वीक न्यूक्लियोफाइल होते हैं। ऐसे में अगर हम डायरेक्ट अमोनिया डेरिवेटिव्स इनके साथ रिएक्शन कराएंगे तो जो रेट होगा ये बहुत ही वीक होगा। मींस ये जो न्यूक्लियोफाइल है इसमें जो अटैक करेगा तो इसका रेट बहुत स्लो होगा। क्यों? क्योंकि ये पाई बॉन्ड को इजी गोइंग ब्रेक नहीं कर पाते। ऐसे में इस रिएक्शन का रेट बढ़ाना है, इंक्रीज करना है, फास्ट करना है, तो यहां पर एसिडिक मीडियम जरूरी होता है। लेकिन इसका pH 3.5 से 4 के बीच होना चाहिए, मतलब एक वीक एसिडिक मीडियम। ऐसा क्यों बच्चों? क्योंकि ये मीडियम इस CO ग्रुप को, प्रोटोन इस CO ग्रुप को आयोनाइज्ड कर देता है, मींस पाई बॉन्ड को ब्रेक करने में हेल्प करता है और इस कार्बोनाइल कार्बन की इलेक्ट्रोफिलिसिटी को इंक्रीज कर देता है। और ऐसे में ये जो न्यूक्लियोफाइल है बहुत इजी गोइंग इसमें अटैक कर जाता है। अब अगर यहाँ का pH इससे नीचे जाए, ज्यादा एसिडिक कर दिया ना आपने, तो ऐसे में क्या होगा कि ये जो प्रोटॉन्स हैं वो इस अमोनिया डेरिवेटिव के NH2 ग्रुप से ही क्या हो जाएंगे, एडिड हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये बेस भी है। तो ऐसे में फिर इसकी जो न्यूक्लियोफिलिसिटी है वो फिनिश हो जाएगी और कोई रिएक्शन नहीं होगी। तो यहां पर ध्यान रखना है ये बात कि जो H2N है, ठीक है, और G इज, हम यहां X ले रहे हैं, इज वीक न्यूक्लियोफाइल, okay, which not easily added with CO2, therefore weak acidic medium required for reaction which protonated, okay, CO group and increase electrophilicy of CO, electrophilicy of carbon atom of कार्बोनाइल ग्रुप। समझ गए बच्चों कि यहां पर जो H2NX है एक वीक न्यूक्लियोफाइल है जो कि बहुत ही इजी गोइंग CO पर अटैक नहीं कर पाता, मतलब न्यूक्लियोफिलिक जो एडिशन है वो फास्ट नहीं होता। ऐसे में वेक एसिडिक मीडियम जरूरी होता है, रिक्वायर्ड होता है फॉर रिएक्शन which protonated carbonyl carbon and increase the electrophilicity of carbon atom of carbonyl group। समझ गए ना कि जैसे ही प्रोटोनेशन होगा कार्बोनाइल ग्रुप का, कार्बन में पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और उसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी बढ़ जाती है। बट ठीक है, लो pH देन 3.5, ठीक है, डिक्रीज द rate of reaction because protonated with H2NX and decrease nucleophilicity of H2N
अगर इससे नीचे पीएच आप कर दोगे तो NH2 ग्रुप स्वयं क्या है, अपने आप में बेस है, लुईस बेस है, तो ये जो प्रोटॉन है उसके साथ प्रोटोनेटेड हो जाएगा और ऐसे में जो NH2 ग्रुप की न्यूक्लियोफिलिसिटी है वो फिनिश हो जाएगी। तो ये ध्यान रखना होता है कि यहाँ इतना पीएच होना जरूरी है। तो यहाँ तक आप बात समझ गए होंगे अच्छी तरह से कि हमें पीएच इस पर मेंटेन रखना है, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये ऑब्जेक्ट का क्वेश्चन है, क्योंकि अमोनिया डेरिवेटिव्स के साथ जो है अगर इस पीएच में रखें तो क्या बेनिफिट है और इससे कम कर दें पीएच तो क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो ये ध्यान रखना है। पीएच 3 से 4 के बीच में ये तो CO ग्रुप की इलेक्ट्रोफिलिसिटी बढ़ा देता है, पीएच 3 से नीचे चला जाए तो ये न्यूक्लियोफिलिसिटी डिक्रीज कर देता है किसकी, NH2 की। ओके, अब यहाँ पर हम रिएक्शन देखते हैं। तो ये हमारा कंडेंस्ड है, ठीक है, कंडेंस्ड क्या है बच्चों, प्रोडक्ट। अब देखो बच्चों, यहां पर जो x है वो क्या है, और यहां पर अगर आप x, ओके, कि यहां पर जो x है अगर ये क्या है H, तो हमारा H2NH ये क्या होगा, अमोनिया, और जो प्रोडक्ट बनेगा उसे बोलेंगे मीन, एल्डिमीन, कीटीमीन, इस तरह से। फिर x अगर यहाँ OH रखोगे तो हो जाएगा H2N और OH, इसे बोलते हैं हाइड्रोक्साइल अमाइन। ओके, और आपके पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो होगा ऑक्सिन, मींस यहाँ पर C डबल बॉन्ड NH, यहाँ पर होगा CNOH, यही है ऑक्सिन। समझ गए ना। अब x इक्वल टू यहाँ पर आपने NH2 यूज किया तो ये होगा H2NH2, इसे बोला जाता है, ये क्या है बच्चों, हाइड्रोक्सिल अमीन, और ये है हाइड्रोजाइन। इसमें जो प्रोडक्ट बनेगा वो कहलाएगा हाइड्रोजोन। कैसा होगा, C डबल बॉन्ड NH2। X हमारे पास हो NH C6H5, तो यहां हो जाएगा NH2N NH C6H5, इसे हम बोलते हैं फेनिल हाइड्रोजन, फेनिल हाइड्रोजन। तो ये प्रोडक्ट क्या कहलाएगा बच्चों, फेनिल हाइड्रोजन। कैसा होगा स्ट्रक्चर, C डबल बॉन्ड NH C6H5। ओके, अब यहां आ जाए, हमारे पास हो NHCO NH2, तो ये क्या होगा H2N NHCO NH2। देखो बच्चों, इसको बोलते हैं सेमी कार्बाजाइड। तो यहां पर जो प्रोडक्ट बनेगा उसे हम क्या बोलेंगे, सेमी कार्बाजोल, और ये होगा C डबल बॉन्ड N NHCO NH2। ओके, फिर और आ जाए XO2 डाइनाइट्रो फेनिल हाइड्रोजाइन, ठीक है, 2,4-DNP लिखा होता है इसी को शॉर्ट फॉर्म में। इसका जो स्ट्रक्चर होगा वो होगा NH2N NH, ये है NO2 NO2 डाइनाइट। इसका एक नेम और है बच्चों, ब्रॉडीज रिएजेंट। ब्रॉडीज रिएजेंट, क्या नेम है इसका, ब्रॉडीज रिएजेंट। तो इसको बोलते हैं, ये फेनिल हाइड्रोजन हो गया, तो इसका जो प्रोडक्ट बनेगा वो होगा D, मतलब हम इसको शॉर्ट में ऐसा लिखते हैं 2,4-DNP हाइड्रोजन। ध्यान रखें ये येलो या ऑरेंज कलर के होते हैं, ओके, और इसका जो प्रोडक्ट बनेगा वो होगा CnNH, इस तरह से NO2 NO2। तो ये प्रोडक्ट्स बनते हैं, बस X बदलता जाएगा। समझ गए ना कि जब हम X की जगह H रखते हैं तो ये अमोनिया होगा, इमीन बनेगा, एल्डिमीन, इस तरह से। OH है अगर इस X की जगह तो ये हो जाएगा NH2OH, हाइड्रोक्सिल अमाइन कहलाता है, और इसमें जो प्रोडक्ट बनते हैं वो होते हैं ऑक्सीजन।
आप देखोगे इनमें एक जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म भी मिलती है, अभी हम उसको अलग से डिस्कस करेंगे। X NH2 ग्रुप है तो ये हो जाएगा NH2 NH2, तो ये हो गया हाइड्रोजन। प्रोडक्ट को बोलेंगे हाइड्रोजन, वो इस तरह का स्ट्रक्चर रखेगा। NHC6H5 तो फेनाइल ग्रुप जुड़ गया एक हाइड्रोजन में, तो फेनाइल हाइड्रोजन हो गया, फेनाइल हाइड्रोजन, ये दिया प्रोडक्ट बन गया। सेमी कार्बाजाइड NH2 NHCO NH2 सेमी कार्बाजाइड है, सेमी कार्बाजोन बनेगा। और 2,4 डाइनाइट्रोफेनिक हाइड्रोजाइड 2,4-DNP, ये है ब्रॉडीज रीजेंट कहलाता है। इस रिएक्शन का यूज होता है एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप मींस कार्बोनाइल ग्रुप के आइडेंटिफिकेशन में। अगर कोई कंपाउंड ये येलो या ऑरेंज प्रोडक्ट बनाता है ब्रॉडी रिएजेंट के साथ, तो उसमें एल्डिहाइड या कीटोन ग्रुप होगा। फिर एल्डिहाइड है या कीटोन, आगे टोलेन एजेंट और भी अदर टेस्ट हैं, उनसे हम पता लगा सकते हैं। और ये प्रोडक्ट, इसमें क्वेश्चन होता है बच्चों कि सेमी कार्बाजाइड का ये ग्रुप क्यों रिएक्शन नहीं करता, यहाँ का मींस अगर आप सेमी कार्बाजाइड में जाएं तो आप देखते हैं कि 2 NH2 ग्रुप है, समझ गए ना, इस तरह से एक ये है एक ये है, तो ये NH2 रिएक्शन करता है, ये रिएक्शन नहीं करता। इसका क्या रीजन हो सकता है? तो आप क्या सोच सकते हैं कि क्यों नहीं हो? तो देखो बच्चों, यहाँ पर ये जो लोन पेयर है वो कॉन्जुगेशन कर लेता है। ऐसे में केवल एक NH2 ग्रुप ही क्या हो सकता है, इस तरह से यहाँ पर लोन पेयर है। तो यहाँ पर लोन पेयर की जो एबिलिटी है या प्रेजेंस है वो तो फिनिश हो गई। ऐसे में ये NH2 ग्रुप रेजोनेंस इफेक्ट के कारण किसी प्रकार का न्यूक्लियोफिलिक नेचर शो नहीं करता। मींस ये यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नो न्यूक्लियोफाइल, ठीक है, फिलिक नेचर ड्यू टू रेजोनेंस। समझिए ना कि इस NH2 ग्रुप में कोई न्यूक्लियोफिलिक नेचर नहीं रह जाता। रेजोनेंस के कारण वो CO से क्या कर लेता है, रेजोनेंस करता है, जिसके कारण इसमें केवल एक NH2 ग्रुप ही रिएक्शन करता है। तो ये इसके प्रोडक्ट्स हैं। तो ये रिएक्शन में आप देख रहे हैं कि सभी में H2O का क्या हो रहा है, रिमूवल। ओके, अब हम इसकी कॉमन मैकेनिज्म देख रहे हैं पहले, फिर हम आएंगे इनसे और भी रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो देखो बच्चों, इस रिएक्शन में जो सभी जो आपने रिएक्टेंट्स देखे, अमोनिया डेरिवेटिव्स देखे, उन सब के लिए एक ही कॉमन मैकेनिज्म है। ओके, देखो यहाँ पर है, ये है C डबल बॉन्ड O। यहाँ पर जो भी आप ग्रुप रखोगे, एल्डिहाइड ग्रुप है तो अमोनिया डेरिवेटिव का जो प्रोडक्ट का नेम है ना, उसमें उस एल्डिहाइड का नेम लिख दें। कीटोन ले रखा है तो कीटोन का नेम लिख दें, और फिर उस प्रोडक्ट का नेम लिख दें जो भी आप अभी मैंने आपको लिखे हैं। तो देखो यहाँ पर ये है, पहले यहाँ आता है H+, जिसका आपने pH लिया था 3.5 से 4 के बीच का। ओके, तो यहाँ पर पहले क्या होगा, कोपोजिशन। क्या होगा बच्चों, कोपोजिशन। यहाँ डबल बॉन्ड OH+। अब यहाँ पर इसकी जो इलेक्ट्रोफिलिसिटी है बच्चों, वो क्या हो जाएगी, एकदम बढ़ जाएगी। यहाँ पर जो इलेक्ट्रोफिलिसिटी है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज। अब यहाँ पर आता है H2N, ये है लोन पेयर, और ये है हमारे पास ये है न्यूक्लियोफाइल। अब ये अटैक कर रहा है तुरंत, तो क्या बन जाएगा, देखो ये हो जाएगा C। यहाँ पर जैसे अटैक करता है ये यहाँ शिफ्ट हो जाएगा OH, और यहाँ पर हो गया NH2। मैंने X रखा है तो X लेके चलेंगे। ओके, तो यहाँ हो गया X। अब यहाँ पे लोन पेयर जब हट गया तो यहाँ क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। ऐसे में ये प्रोटॉन यहाँ पर पहुंच जाएगा, और यहाँ हो गया OH2+, और यहाँ क्या हो जाएगा बच्चों, NH। ये फिर लोन पेयर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर आप इसे ऐसा देखें तो ये पेयर में शिफ्ट होगा, और यहाँ से ये यहाँ पहुंच जाएगा तुरंत। फिर क्या होगा कि यहाँ से ये अच्छा लिविंग ग्रुप बन गया, H2 रिमूव होगा, तो यहाँ आ गया पॉजिटिव चार्ज। ये है H और यहाँ है क्या, X। तो ये अपना लोन पेयर यहाँ शिफ्ट करेगा। जैसे ही ये लोन पेयर शिफ्ट करेगा तो आप देखोगे कि यहाँ पर N, ये हो गया H, और ये क्या है, X। यहाँ क्या रहेगा, पॉजिटिव चार्ज। बस यहाँ पर फिर ये प्रोटॉन रिमूव हो जाएगा,
जब ये रिमूव हो गया H2O की प्रेजेंस में, यहाँ से रिमूव होगा, H3O प्लस बन जाएगा, तो C डबल बॉन्ड N और नीचे आ गया हमारे पास X। ये बन गया इसका क्या प्रोडक्ट। तो आपने देखा कि ये जो एसिड मीडियम था इसने CO ग्रुप की इलेक्ट्रोफिलिसिटी बढ़ाई, न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया, मींस यहां पर ये हम कहेंगे क्या है, न्यूक्लियोफिलिक अटैक है। तो पहले एडिशन फिर एलिमिनेशन, यहां पर क्या हो गया है, फिर एलिमिनेशन, वाटर मींस यहां क्या रिमूव हो गया, H2O, फिर यहां से डीप्रोटोनेशन हुआ और ये हमारा प्रोडक्ट बन गया। तो अब आप X कुछ भी रखते हैं, ध्यान रखें कि यहां पर जो भी ये प्रोडक्ट बनेगा, समझ गए ना, आप एल्डिहाइड ले रहे हैं, ठीक है, या कीटोन ले रहे हैं, उसका नेम लिखें और फिर आप ऑक्सिन लिख दें, ठीक है, फेनिल हाइड्रोजोन लिख दें, हाइड्रोजन फेनिल हाइड्रोजोन बन रहा है, सेमी कार्बोजोन बन रहा है, क्या बन रहा है उसका यहाँ पर नेम लिख दें। तो ये इस पूरी कंडेंसेशन रिएक्शन की क्या है बच्चों, मैकेनिज्म। यहां तक आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब देखो हम यहाँ पर आते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं, इनकी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, पहले हम उनके बारे में डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर मैंने पीएच के बारे में बता दिया, मैकेनिज्म बता दी, प्रोडक्ट बता दी, रिएजेंट जो ब्रॉडी रिएजेंट है इससे का यूज कहाँ होता है, कैसे होता है, ये बता दिया। ओके, कि जो ब्रॉडी ऑर्गेनाइजर 2,4-DNP जो हमारा रिएजेंट है वो कार्बोनाइल ग्रुप की आइडेंटिफिकेशन में यूज होता है। ओके, यहाँ तक डिस्कस कर दिया। अब मैं कुछ रिएक्शंस लिख रहा हूँ और उसके बेस पर हमें जियोमेट्रिकल आइसोमर्स देखने होते हैं। सपोज आपने ये एक डाई कार्बोनाइल कंपाउंड है, ओके, यहाँ पर हम pH लगा देंगे, यहाँ पर अगर हम H2N और यहाँ क्या लें OH, ठीक है बच्चों। आपको मैं एक ऑक्सिजन आइसोमेरिज्म बता दूं कि C डबल बॉन्ड N और ये है OH, यहाँ पर H है, यहाँ पर R है, ये यहाँ पर लोन पेयर है। जब H और OH एक ही डायरेक्शन में होते हैं तो इनको जियोमेट्रिकल आइसोमर में बोलते हैं क्या, सिन आइसोमर। ओके, हमारा सिन आइसोमर हो गया, एक ही डायरेक्शन में क्या क्या है, OH और H। और अगर ये अपोजिट हो जाए, समझ गए ना, OH और OH ऐसे हो जाए तो इसे हम क्या बोलेंगे, एंटी। क्या बोलेंगे बच्चों, एंटी। एक ऐसा भी ले सकते हैं कि ये है Z तो ये क्या है हमारा E, इस तरह से कि जब हमारा एंटी है एंटाजेजिन और ज्यूसामिन, ज्यूसामिन में हमें H और OH देखना है एक डायरेक्शन में। तो यहां पर आप देखो ये एक्सिस में ले लिया जाए तो ये क्या करेगा कि यहां पर N और ये हो गया OH, ये है N, ठीक है, और ये हो गया OH ऐसे। तो यहां पर अगर हम pH लगा तो देखो बच्चों इसके कितने आइसोमर्स बन सकते हैं। एक तो हो सकता है कि दोनों एक ही डायरेक्शन में या अपोजिट डायरेक्शन में हो जाए, तो यहां पर pH लगा दोगे, ये एक इस तरह से, ये क्या बन गए हमारे पास, ऑक्सिन। तो ऑक्सिन में आप इस बेस पर देखें कि ये दो OH किस पोजीशन में हो सकते हैं, इसका OH और pH, इसका OH उल्टा कर दे और इसको सेम फिक्स रखें। मतलब एक तो हो सकता है EE, एक हो सकता है ZZ, एक हो सकता है EZ और एक हो सकता है ZE। मतलब 4GI जो बनेंगे वो कितने होंगे, 4। मतलब ये OH और ये OH एक ही डायरेक्शन इस तरह रखें, ये OH और ये OH अपोजिट डायरेक्शन में कर दें, एक का एक साइड और एक का अपोजिट कर दें, एक का एक साइड। मतलब आप एक बार OH एक बार OH बिल्कुल सेम यही बने रहेंगे, एक बार OH और OH उस तरफ कर दे, सेम यही बने रहेंगे। फिर एक बार इसका OH और pH को आमने सामने रखें और इसको ऐसा रखें, फिर इसको पलट दें और इसको ऐसा रखें, तो कुल मिलाके 4 जियोमेट्रिकल आइसोमर्स बनेंगे। और अब आपको ऐसा दे दिया जाए कि इसके कितने बन सकते हैं, ठीक है, H2N और ये है OH। तो आप देखोगे कि यहां पर N OH N OH ऐसे लेके कर ले तो 3 ही बने बच्चों। देखो यहां पर अलग ग्रुप था, यहां अलग ग्रुप था, तब तो ये 4 हो गए थे। लेकिन अगर हम देखें तो इसका एक तो हो सकता है EE, एक हो सकता है ZZ,
एक हो सकता है EZ या ZE, तो ये दोनों क्या होंगे, आइडेंटिकल, बट ये आइडेंटिकल नहीं है, ठीक है, नॉट आइडेंटिकल, ये आइडेंटिकल, इसीलिए हम इसके ज्योमेट्रिकल आइसोमर कितने लेंगे, 3। समझ गए ना? तो ये हाइड्रोक्सिल अमाइन के साथ रिएक्शन हो रही है। यही रिएक्शन हम किसके साथ करा दे बच्चों, NH2 के साथ, तो भी बिल्कुल सेम इसी तरह से हो जाएगा। यहाँ क्या जाएगा, NH2 ग्रुप, यहाँ क्या जाएगा, NH2 ग्रुप, तो इसी तरह से इसमें पॉसिबल है। यहाँ पर आप NH2 कर दें तो यहाँ पर भी NH2 हो जाएगा, यहाँ पर भी NH2 हो जाएगा, तो भी इसी तरह से आइसोमर्स बनेंगे। अब आता है कि अगर मान लिया जाए कि हमारे पास ये कंपाउंड है और हम इसे 1 मोल में लें, यहाँ क्या लें, 1 मोल हाइड्रोक्सिल, तो देखोगे आप कि आपके पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो होगा N ऐसा, समझ गए ना? इस तरह का एक क्या बन जाएगा, प्रोडक्ट बनेगा। अब ये जो प्रोडक्ट आपके पास बना, समझ गए ना, इसमें आपको एक नेचर बताना है कि ये किस तरह का नेचर रखेगा बच्चों। तो यहां पर आप देखोगे कि यहां से आइसोमेरिज्म, यहां पर ये नहीं है, एक इसमें टाइटोमेरिज्म शो कर दें तो आप देखोगे कि एक एरोमेटिक कंपाउंड बन जाएगा हेटेरोसाइड। ये बना है, हम इसे चाहे यहां पर TH कर दें, R लगा दें, कुछ भी से कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो हमारे पास एक देखो क्या कंपाउंड और हो सकता है इसका, कि हमने लिखा यहां पर ये है डबल बॉन्ड N, यहां पर मैं NH कर दूं और यहां पर ऐसा डबल बॉन्ड लगा। तो अब देखो बच्चों, ये लोन पेयर, ये और ये मिलके ये समझ गए कौन सा है, टाइटोमेरिज्म हो जाएगी। यहाँ का जो H है वो इस तरह से हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा, टाइटोमर बन गया ये। अब यहाँ पर ये जो है इनामाइन दिख रहा है, इनामाइन, और ये एक कैसा होगा, एरोमेटिक कंपाउंड, इनामाइन, समझ गए ना, इस तरह से। तो 1 मोल अगर हम इसको लेते क्या, H2N NH2, तो हमारे पास ये प्रोडक्ट भी पॉसिबल है। तो इस तरह से ये रिएक्शन होगी, यहां तक बात समझ गए होगी। अब देखोगे कि जो ऑक्सीजन है, इन ऑक्सीजन से रिलेटेड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन होती है, जो कि बार बार कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन आते रहते हैं, और उस रिएक्शन का नेम है बेकमान रिएक्शन, बेकमान रीअरेंजमेंट। समझ गए बच्चों, ये किसका रीअरेंजमेंट है, कि जो हाइड्रोक्सिल अमाइन है या जो ऑक्सीजन अरेंज्ड इनटू कार्बोनाइल कंपाउंड इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड। समझ गए कि जो ऑक्सीजन है बच्चों, ये ऑक्सीजन क्या होते हैं कि अरेंज्ड हो जाते हैं, अरेंज्ड इनटू कार्बोनाइल कंपाउंड्स। मतलब यहां पर देखो आप कि यहां पर है सपोज R, यहां पर है H, डबल बॉन्ड N, और ये है OH, और यहां है दोनों पेयर, ये ऑक्सीजन बना, ये क्या है बच्चों, ऑक्सीजन। तो ध्यान रखना है कि इस रिएक्शन में सपोज ये है हमारे पास R1 और ये क्या है R2, H भी हो सकते हैं, RR भी हो सकते हैं, कीटोक्सिन हो सकते हैं, एल्डोक्सिन, मतलब यहां पर आप एल्डोक्सिन भी हो सकते हैं, कीटोक्सिन भी हो सकते हैं, समझ गए ना। तो यहां पर जैसे ही आप एसिड लेंगे तो ये ग्रुप यहां और ये ग्रुप यहां, ऐसा अरेंजमेंट होता है। ये हो जाएगा R', यहां क्या आ जाएगा OH, डबल बॉन्ड N, और यहां पर क्या पहुंच गया बच्चों, R'। ये एक आप देख रहे हैं कि इनोल जैसा फॉर्म है, तो ये टाइटोमेरिज्म शो करेगा, और H यहां आ जाएगा तो ये चेंज हो जाएगा RC डबल बॉन्ड ONHR। ये क्या बन गए बच्चों, N एल्काइल अमाइड। मींस यहां जो कार्बोनाइल कंपाउंड बनता है ये है N एल्काइल अमाइड, ये अमाइड भी हो सकता है,
तो ये कहलाता है बेकमैन रीअरेंजमेंट। अब इसकी मैकेनिज्म देखोगे तो होती कैसे, तो देखो बच्चों, अगर हम इसकी मैकेनिज्म में जाएं तो कौन सा ग्रुप माइग्रेट होता है ये ध्यान रखना है। सपोज ये है R1, ठीक है, और यहाँ पर आपने देखा R2 ग्रुप आ गया, यहाँ पर ऐसा था, मैंने इसको ऐसे ले लिखा, तो यहाँ हम 1 लगा दें, यहाँ पर हम 1 ले लें, यहाँ पर हमने 1 लिया। मैं इस तरह से समझा देता हूँ। ये हो गया 1, ये है 2, डबल बॉन्ड N, ये है OH, लोन पेयर। यहाँ पर है हमारे पास एक लोन पेयर। ओके, यहाँ पर हुआ प्रोटोनेशन। जैसे ही यहाँ प्रोटोनेशन होगा वो इस ग्रुप पे अटैक करेगा। ये था R1 और ये है R2, डबल बॉन्ड N। अब यहाँ पर ये जो है OH2 प्रोटोनेटेड हो गया, तो यहाँ पर प्रोटोनेटेड होते ही ये ग्रुप जो है इस तरह फ्री होता है, तो ये जो ग्रुप है ये यहाँ माइग्रेट हो जाता है। तो जो ग्रुप नीचे होगा मींस OH के जस्ट अपोजिट दिखेगा, वही ग्रुप माइग्रेट होगा बच्चों। ये ग्रुप माइग्रेट नहीं होगा, नीचे जो ग्रुप है और OH ऐसा है तो ये ग्रुप माइग्रेट हो जाएगा। तो यहाँ क्या आ जाएगा R1, यहाँ पर आपने देखा R2 डबल बॉन्ड और ये है N, तो ये जो वेकेंट ऑर्बिटल थी ये इसके साथ बॉन्डेड होने लगता है और यहाँ पर ये होगा लोन पेयर प्लस ये क्या हो जाएगा H2। बस अब यहाँ से ये ग्रुप पूरा का पूरा यहाँ ट्रांसफर हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या बनेगा, देखो R1 C डबल बॉन्ड और यहाँ क्या आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज N। यहाँ पर आप देखेंगे कि ये कंडीशन हो गई लोन पेयर यहाँ पहुंच गया और ये क्या हो गया R2। इसके बाद यहाँ पर H2O का अटैक होगा, ये इस तरह अटैक करेगा। अब देखो क्या बन जाएगा RC, यहाँ पर OH2 प्लस डबल बॉन्ड N और यहाँ पर R2, ये क्या है R2। यहाँ से H प्लस रिमूव होगा तो हो जाएगा R, यहाँ पर OH डबल बॉन्ड N और ये क्या था बच्चों R2 और ये R1। ये बस इनोलाइजेशन जो होगा डायटोमेरिज्म शो करेगा और इस तरह से RC डबल बॉन्ड O, यहाँ हो गया NH R2, ये है R1 और यही हमारा क्या है प्रोडक्ट होता है। तो जो ग्रुप यहाँ है वही ट्रांसफर होगा, समझ गए ना। इस तरह से पहले क्या हुआ प्रोटोनेशन हुआ, प्रोटोनेशन यहाँ पर था, प्रोटोनेशन हुआ, इसके बाद H2O का रिमूवल हुआ और ये ग्रुप एक किस तरह से न्यूक्लियोफिलिक रीअरेंजमेंट होता है बच्चों। न्यूक्लियोफिलिक रीअरेंजमेंट का मतलब है ये पूरा पेयर ही निकल जाता है, इलेक्ट्रॉन का पेयर, तभी तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो जब इलेक्ट्रॉन पेयर सहित कोई बॉन्ड नेगेटिव फॉर्म में अगर ट्रांसफर होता है तो ध्यान रखें वो उसे बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक रीअरेंजमेंट। तो ये इसकी मैकेनिज्म है और फाइनली H2O निकलने के बाद ये बना आपका इनोल फॉर्म और इस तरह से ये बन गया हमारा प्रोडक्ट। तो ये एक NL5 अमाइड है। अब आप देखो ऐसा अगर आपको दे दिया जाए कि इसके प्रोडक्ट्स क्या होंगे तो आप इसमें बहुत इजी गोइंग समझ सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ लिख दिया C6H5 CH3 डबल बॉन्ड N और ये है OH। अब मैं इसका यहाँ एसिड की तो ये ग्रुप आपको ट्रांसफर कर देना है, तो आपके पास क्या होगा C6H5 डबल बॉन्ड ON और यहाँ पर H, ठीक है, सॉरी सिंगल बॉन्ड और यहाँ पर क्या आ जाएगा, तो मैंने आपका डबल बॉन्ड तो हटा रखा था ना यहाँ से, तो यहाँ पर ये जो बॉन्ड शिफ्ट हुआ और यहाँ पर हो गया H और यहाँ क्या था ओके। ऐसा तो नहीं बच्चों यहाँ पर डबल बॉन्ड तो मैंने शिफ्ट कर दिया था ना, अच्छे से देखना ध्यान से ओके। यहाँ पर इस तरह से ये शिफ्ट हो गया। एक बार और मैकेनिज्म बता दूं बच्चों, अगर गलती से कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गई, देखना ये है R1 और ये था R2 डबल बॉन्ड NOH और ये था लोन पेयर, यहाँ प्रोटॉन ऐड होगा, ये हो गया R1, ये हो गया R2 डबल बॉन्ड N ओके। यहाँ पर हो गया OH और ये था लोन पेयर, इसके बाद ये OH2 हो गया। अब यहाँ पर R1C और यहाँ था हमारा क्या R2 डबल बॉन्ड N और यहाँ पर ये इस तरह से बॉन्डेड हो गया इसके साथ ऐसा, और यहाँ पर बचा लोन पेयर। इसके बाद ये ट्रांसफर हो जाएगा तो यहाँ हो जाएगा
प्लस पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, और यहाँ डबल बॉन्ड N और ये आ गया R। इसके बाद मैंने इसमें H2O ऐड कराया था तो ये हो गया था ROH2 डबल बॉन्ड N R। फिर इसके बाद यहाँ बना ROH डबल बॉन्ड NR, यहाँ से प्रोटॉन रिमूव हुआ C डबल बॉन्ड O NHR, ये प्रोडक्ट बना था। अगर यहाँ डबल बॉन्ड शिफ्ट ना हुआ तो एक बार अच्छे से देख लें, वैसे तो मैंने सही कर रखा था। तो ये मैकेनिज्म है। ओके, इसको हटाओ एक बार फिर से, दोबारा मैकेनिज्म का ही कोई दिक्कत नहीं, एक बार आप मिला ये प्रोडक्ट बन जाएगा। अब मैं मान लो इसको ऐसा लिखूं CH3 C6H5 डबल बॉन्ड OH और यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा देखो आप, CH3 C डबल बॉन्ड O NH C6H5। समझ गए ना, इस तरह का माइग्रेशन हो जाएगा। और देखो आप इसमें क्या माइग्रेट कर सकते हैं हम की, और CH3 या हम इस तरह से H अगर है तो हमारे पास क्या प्रोडक्ट बनेगा। अब जैसे यहाँ लिखा है CH3C, यहाँ लिखा है CH2 C6H5, ओके, यहाँ है डबल बॉन्ड N और ये है OH। तो देखो बच्चों ये क्या होती है कि एसिडिक मीडियम में ये एक फिनाइल का ये जो बॉन्ड है ना ये शिफ्ट हो जाता है और ये अलग हो जाता है, और CH3 C ट्रिपल बॉन्ड N ये बन जाता है, और यहाँ पर ओके H2O रिमूव हो गया, मतलब यहाँ से H2O रिमूव हो जाता है और ये बन जाता है C6H5CH। ये ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि स्टेबल कार्बोकैटायन बन जाता है और H2O की प्रेजेंस में एसिड में ये चेंज हो जाएगा C6H5CH2। तो हमारा यहाँ कुछ अलग प्रोडक्ट बन जाता है। रीजन है इसके माइग्रेशन से पहले ये एक कार्बोकैटायन में चेंज हो जाता है, स्टेबल कार्बोकैटायन, और ऐसा इसलिए हुआ, ऐसा ही जस्ट इसके साथ हो सकता है। देखो और भी मैं इसके कुछ एक्सेप्शनल प्रोडक्ट्स बता दूं, समझ गए ना, ताकि आपको कहीं दिक्कत ना आए। इस तरह की रिएक्शंस अगर आ जाती हैं, CH3 यहाँ पर सपोज CH3 होल थ्राइस C है और डबल बॉन्ड ये है OH और यहाँ एसिड की प्रेजेंस है, तो ध्यान रखें ये बॉन्ड यहाँ और ये H2O के फॉर्म में निकलेगा, तो बन जाएगा CH3C ट्रिपल बॉन्ड N प्लस H, ठीक है, यहाँ हो जाएगा CH3 होल थ्राइस C प्लस, ये स्टेबल कार्बोकैटायन के कारण, स्टेबल कार्बोकैटायन, बस इसके बाद H2O, तो CH3 होल थ्राइस OH बन जाएगा। अब मान लो ऐसा दे दिया जाए कि CH3C ये है हमारे पास CH2 डबल बॉन्ड NOH, तो ये क्या बन जाएगा CH3C ट्रिपल बॉन्ड N, यहाँ एसिड की प्रेजेंस में H2O रिमूव हो जाएगा, मतलब ये, और यहाँ पर एक ये वाला कार्बोकैटायन बनेगा, रेजोनेंस के कारण, डांसिंग रेजोनेंस के कारण बहुत ज्यादा स्टेबल है ये, तो फाइनली हमें मिल जाएगा ये प्रोडक्ट। तो कुछ रिएक्शंस ऐसी हैं जहां पर जो ग्रुप जो माइग्रेट होना है वो कार्बोकैटायन के फॉर्म में बाहर हो जाता है। अब सपोज आपको ये रिएक्शन दी गई है H डबल बॉन्ड और ये है OH, आप देखोगे यहाँ पर एसिड की प्रेजेंस है, तो ये बॉन्ड इधर आ जाएगा और ये इसके साथ निकल जाएगा, मींस H2, तो यहाँ बन जाएगा CH3C ट्रिपल बॉन्ड N। अब मान लो ये रिएक्शन मैं इसको ऐसे ले लूं कि यहाँ पर है H और ये है CH3 डबल बॉन्ड N और OH, तो ध्यान रखें ये पूरा माइग्रेट होगा, यहाँ पर एसिड की प्रेजेंस में H2O रिमूव होगा, तो H डबल बॉन्ड O NHCH3, इसमें तो ये बनेगा फॉर्मामाइड N मिथाइल फॉर्मामाइड, बट उसमें कुछ अलग होगा। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन आपने देखी होगी, वेगमान अरेंजमेंट की रिएक्शन यूज होती है कैप्रोलैक्टम की प्रिपरेशन। कैप्रोलैक्टम की जो प्रिपरेशन है बच्चों, उस कैप्रोलैक्टम से बनाया जाता है क्या, एक नायलॉन 6। तो देखो इस तरह से ये एक साइक्लिक कंपाउंड हो गया डबल बॉन्ड N और ये क्या है OH, समझ गए ना। जैसे ही हम यहाँ एसिडिक मीडियम रखेंगे तो इनमें से जो ये ग्रुप है एक ग्रुप का माइग्रेशन होगा, देखो ये यहाँ पहुंच जाएगा, ये इधर आ जाएगा, तो अब आप देखोगे कि मैं यहाँ पर ये है C1 C2 C3 C4 C5 C6, तो यहाँ पर ये है N, ओके, यहाँ पर अगर आप देखेंगे कि ये है N, तो यहाँ पर कौन आके ऐड हो गया C5, यहाँ हो गया C4, ओके, यहाँ चले जाए C3,
यहाँ चले जाए C2, यहाँ चले जाए C1 और यहाँ पर आप देखोगे C1 हो गया नाइट्रोजन और यहाँ पर ये है हमारा C6 ये है और इसके साथ OH ऐड होगा, ऐसा हो जाएगा। ओके, और फिर ये कैसे चेंज हो जाएगा आप देखो कि यहाँ पर ये है तो ये हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा और यहाँ डबल बॉन्ड, तो आप देखोगे कि यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ NH, मतलब ये जो कार्बन है C6 है ये तो हो गया, यहाँ का H ला दें और इस तरह का एक कंपाउंड बनेगा जो कि 7 मेंबर होगा। देखो C6 यहाँ पर था आपका 5 और ये था 6, ठीक है। तो यहाँ से मैंने ले लिया C1, C2, C3, C4, C5 और ये है C6, 7। तो ये जो बना इसको बोलते हैं कैप्रोलैक्टम। इसका हाइड्रोलिसिस होता है तो एक जो हो जाएगा CH2 1 2 3 4 5 तो हो जाएगा 5NH2। इसका पॉलीमराइजेशन करा दिया जाए तो एक पॉलीमर बनेगा C डबल बॉन्ड O CH2 होल 5NH होल N, ऐसे N मॉलिक्यूल बन गए, इसको बोलते हैं नाइलॉन 6। ओके, तो ये भी एक बेकमैन रीअरेंजमेंट से जुड़ी हुई रिएक्शन है। इस तरह से ये जो है कैप्रोलैक्टम बनता है और फिर इसे नाइलॉन 6 में कन्वर्ट किया जाता है। तो ये हमारा ऑक्सिन से रिलेटेड कुछ रिएक्शंस थे, उनसे जियोमेट्रिकल आइसोमर्स बताना, उनमें ग्रुप किस तरह से माइग्रेट होते हैं, क्या प्रोडक्ट्स पॉसिबल हैं, मैंने वो आपको बताया, इसको नोट करें। अब देखो बच्चों एक रिएक्शन और बताता हूं, रिएक्शन विद 1 अमाइन 1 डिग्री अमाइन एंड 2 डिग्री अमाइन। तो यहां ध्यान रखना है कि ये है C डबल बॉन्ड O, अब चाहे यहां R लें H, R लें H। ओके, यहां पर आपने प्राइमरी अमाइंस की रिएक्शन करा है, सपोज CH3, तो यहां से ये रिमूव होगा और यहां हो जाएगा RH C डबल बॉन्ड N CH3। इनको बोला जाता है बच्चों सिर्फ बेस। ध्यान रखें सिर्फ बेस में इतना होना जरूरी है, ऐसा ये सिर्फ बेस होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम यहां पर C डबल बॉन्ड O, ठीक है, यहां पर हम बेंजल्डिहाइड ले लें C6H5CHO प्लस और यहां पर हो जाएगा हमारा या कोई भी हमारा एल्डिहाइड लें O प्लस H2N C6H5, ये तो भी हमारे पास क्या आ जाएगा CN और यहाँ आप देखोगे कि इस तरह से बेंजल्डिहाइड का ग्रुप, तो यहाँ पर भी ये ग्रुप है क्योंकि यहाँ कार्बन होता है, तो ये भी एक क्या है सिर्फ बेस। तो चाहे एल्डिहाइड हो या कीटोन्स, अगर प्राइमरी अमाइंस 1 डिग्री अमाइंस से रिएक्शन होगी तो ये बनेगी। अब देखो बच्चों अगर हम ये एल्डिहाइड लें और सेकेंडरी अमाइन लें, ठीक है, कि यहाँ पर लिखा है मान लो CH3 CH2 CH और यहाँ पर हम सेकेंडरी अमाइन लें तो ऐसी रिएक्शन नहीं होगी। तो ये क्या होता है इनोलिक फॉर्म में आ जाता है CH3 CH CH2H और फिर ये रिमूव होगा तो यहाँ बन जाएगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH और यहाँ क्या हो जाएगा NR2। इसको बोलते हैं इनमाइन, इन प्लस अमाइन, इनमाइन, समझ गए ना, ये इन है ये अमाइन ग्रुप है तो इनमाइन। टर्शरी अमाइन की रिएक्शन नहीं होगी, ऐसा क्यों? क्योंकि उनमें एसिडिक हाइड्रोजन नहीं होता। तो ध्यान रखें सेकेंडरी अमाइन के साथ एल्डिहाइड्स कीटोन्स इनके तो इनमाइंस बनते हैं, बाकी 1 डिग्री अमाइंस के साथ इनके क्या बनते हैं सिर्फ बेस। चाहे आप यहाँ पर एनिलीन ले लें, चाहे यहाँ सिंपल एलिफेटिक अमाइंस ले लें, सेकेंडरी अमाइंस लोगे तो ये प्रोडक्ट्स बनेंगे जिन्हें बोलते हैं इनमाइन। सिर्फ बेस की पहचान है कि उसमें ये ग्रुप होना चाहिए, तो ये ऑब्जेक्ट होता है इनमें से कौन सा सिर्फ बेस है। तो ध्यान रखें कोई भी अमोनिया डेरिवेटिव लिया गया है लेकिन उस अमोनिया डेरिवेटिव में N से अगर CH3 को जुड़ा है तो ही वो सिर्फ बेस कहलाता है, या कहें एल्काइल जुड़ा है तो वो सिर्फ बेस होगा, मींस यहाँ कोई भी R लगा दे, तो इसको नोट करें। अब देखो बच्चों अब हम आ जाते हैं एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, इनकी ऑक्सीडेशन रिएक्शंस।
ओके, काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं। अब हम इनको देखते हैं कि किस तरह से ऑक्सीडेशन होता है। तो ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। अब देखो एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, इनका जो ऑक्सीडेशन है टू टाइप्स के ऑक्सीडाइजर्स से होता है। एक होते हैं माइल्ड ऑक्सीडाइजर, मंद ऑक्सीकारक, दुर्बल ऑक्सीकारक जो होते हैं। समझ गए बच्चों, ये कौन से हैं? ये हैं मंद या दुर्बल ऑक्सीकारक। हम यहाँ पर जो डिस्कस करेंगे जैसे कि टोलेन रिएजेंट है, फेलिक सॉल्यूशन है, बेनेडिक्ट सॉल्यूशन है, ब्रोमीन वाटर है, डाइल्यूट एसिड होते हैं। अगर इनसे इनका ऑक्सीडेशन होता है तो क्या प्रोडक्ट्स बनेंगे एल्डिहाइड्स में और कीटोन्स में। ओके, फिर हम देखते हैं स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजर के बारे में। तो ध्यान रखें कि जो कीटोन्स होते हैं वो माइल्ड ऑक्सीडाइजर मींस इनकी प्रेजेंस में ऑक्सीडाइज्ड नहीं होते बच्चों। जो प्योर कीटोनिक कंपाउंड्स हैं, हाइड्रोक्सी कीटोन्स तो ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, बट ये जो प्योर कीटोन्स हैं, ये कैसे कि प्योर कीटोन्स हैं तो वो ऑक्सीडाइज्ड नहीं होंगे। एल्डिहाइड्स अगर हम लेंगे तो यही ऑक्सीडाइजर जो हमने लिखे हैं, इनकी प्रेजेंस में ये कार्बोक्सिलिक एसिड्स में चेंज होंगे, मींस इनका ऑक्सीडेशन होगा, बट इनमें कार्बन नंबर चेंज नहीं होंगे। जितने का एल्डिहाइड होगा उसी नंबर का कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। ओके, अब देखते हैं हम एक एक करके और उनकी मैकेनिज्म सहित कि यहाँ पर कौन कौन से ऑक्सीडाइजर हैं और किस तरह से वो ऑक्सीडाइज करते हैं। तो देखो बच्चों, सबसे पहले हम ले लेते हैं, ठीक है, ऑक्सीडेशन विद टोलेन रिएजेंट। समझ गए? टोलेन रिएजेंट होता क्या है पहले ही बता दूं कि जब अमोनियम, ये है हमारे पास सिल्वर नाइट्रेट, ओके, इसकी रिएक्शन कराई जाती है अमोनियम हाइड्रोक्साइड से, तो बनता है AgOH। हम यहाँ 2 मोल ले रहे हैं, ये हो गए 2 मोल और प्लस NH4NO3, ये चेंज हो जाता है Ag2O प्लस H2 और फिर Ag2O प्लस यहाँ पर NH4OH। ओके, इनकी रिएक्शन से कंपाउंड बनता है, ये है NH3 होल ट्वाइस OH। ओके, ये 2 मोल्स ले लें, बन जाएंगे इसके, और यहाँ पर कुल मिला के ये हो गया 4 प्लस यहाँ हो गया 4H2, मींस यहाँ पर जो OH का मीडियम लिया गया है उनसे ये सब बनता है। तो ये जो हमारा बना यही क्या है, टोलेन रिएजेंट, बेसिक मीडियम। ओके, यहाँ से देखो आप 2OH, ये मतलब 2 जो Ag+ आयन है वो इस तरह से कॉम्प्लेक्स में चेंज हो जाते हैं। और क्या बना हमें इससे मतलब नहीं, यहाँ पर हमारा ये है टोलेन रिएजेंट। अब ये किस तरह से रिएक्शन करता है बच्चों। ओके, तो यहाँ तक बात समझ गए होंगे कि जो सिल्वर नाइट्रेट का अमोनिकल सॉल्यूशन है यही क्या होता है, टोलेन रिएजेंट, इस तरह से। अब ये है हमारे पास CHO। अभी मैं मैकेनिज्म बताऊंगा, पहले डायरेक्ट लिख दूं, ये है AgNH3 होल ट्वाइस OH माइनस, समझ गए ना यहाँ पर, और प्लस OH बेसिक मीडियम होगा, तो आप देखोगे RCOO माइनस प्लस 2Ag। अब ये 2Ag कैसे चेंज होंगे वो भी हम देख लेंगे। ये कार्बोक्सिलेट आयन प्लस यहाँ से 4, ये हो गया NH3 प्लस H2। अभी मैं मैकेनिज्म से एक एक चीज क्लियर कर दूंगा। इस तरह से ये है एल्डिहाइड्स। तो ये जो CHO ग्रुप है वो बेसिक मीडियम में COO ग्रुप माइनस मींस कार्बोक्सिलेट आयन में चेंज हो जाता है। यहाँ पर अगर आप देखोगे कि इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या था, तो यहाँ माइनस और प्लस 2 मींस कुल मिला के +1 था, और यहाँ जाओगे तो RCOO माइनस ये है, तो यहाँ पर आप देखोगे +2 और +1 तो कितना हो गया, +3। कुल मिला के यहाँ से यहाँ जाएंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे। ये 2 इलेक्ट्रॉन जो रिलीज होंगे 2Ag+ आयन को चेंज कर देंगे Ag में, और ये जो बनता है ये है क्या, सिल्वर मिरर। समझ गए बच्चों? अब मैं आपको मैकेनिज्म बताता हूँ कि ये रिएक्शन किस तरह से हुई है। तो देख रहे हैं आप कि एक तो टोलेन रिएजेंट होता क्या है, उसका क्या फॉर्मूला है, एक चीज। दूसरा आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर एक H2O भी और यूज होगा बच्चों, या मैंने यहाँ पे लिख दिया है। ओके, तो इन्हीं से बनते हैं ये OH, बाकी बैलेंस हो जाएगा।
तो इस तरह से ये चेंज हो जाता है COO माइनस में। अब आपको देखो ऐसा क्यों बनाया है, क्योंकि बेसिक मीडियम में अगर कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा भी तो वो कार्बोक्सिलिक टाइप में ही चेंज हो जाएगा। अब देखो बच्चों इसकी मैकेनिज्म से आप बहुत इजी कोई समझ सकते हैं कि इस रिएक्शन में किस तरह से सिल्वर आयन का रिडक्शन हुआ है और किस तरह से कार्बोक्सिलिक आयन बना है। तो ये है हमारे पास एल्डिहाइड, समझ गए ना, यहाँ अटैक होता है OH माइनस। ओके, तो ये चेंज हो जाएगा R, यहाँ आप देखोगे O माइनस हो जाएगा, ये यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ये है H और ये क्या है OH। फिर ये जो ग्रुप है S यहाँ रिटर्न होगा तो ये क्या हो जाएगा C डबल बॉन्ड OH और प्लस यहाँ पर क्या वापस आ गया माइनस। अब ये जो H माइनस है, ओके, इस माइनस का जो Ag प्लस आयन है जो आप इस कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में ले रहे हैं NH3 होल ट्वाइस, ये हम 2 कह सकते हैं और यहाँ पर हमारे पास क्या है OH माइनस। तो ये जो Ag है इसको ऑक्सीडाइज्ड कर रहा है। ये यहाँ पर कितनी स्टेट में आप इसको हटा दें, सपोज यहाँ पर लगा दें प्लस चार्ज, ये प्लस चार्ज किसका है ये, तो ये चेंज कर देता है इसको 2Ag प्लस यहाँ से ये क्या निकल गया 4 अमोनिया आयन निकल गया बाहर प्लस यहाँ ये क्या बन गया H प्लस। ओके, अब देखो बच्चों ये जो RCOOH था और यहाँ पर OH, इससे ये तो बन जाएगा RCOO माइनस और H2 और ये जो H प्लस है और ये जो OH माइनस है इससे क्या बन गया H2। कुल मिला के अगर आप इस रिएक्शन को देखें, सबको ऐड कर दें, जो स्पीशीज हट रही है तो आप इजी गोइंग इसको बैलेंस कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपने देखा कि ये यहाँ से यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा 2, क्योंकि जब H माइनस को आप H प्लस में चेंज करोगे तो कितने इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन। यही 2 इलेक्ट्रॉन Ag को इसमें चेंज कर देते हैं। तो ये है हमारे पास सिल्वर मिरर। इस तरह से आपने देखा कि Ag का जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन है वो Ag से प्लस से Ag में हो गया। तो ये एक रिड्यूसिंग ग्रुप होता है CHO ग्रुप और ये हमारा इस तरह से COO माइनस ग्रुप प्रोड्यूस हो जाता है। तो यहाँ तक आप अच्छी तरह समझ गए होंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर हम यहाँ R ग्रुप रख दें बच्चों तो फिर वो R रिमूव नहीं होगा, मींस कीटोन में ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है क्योंकि उनमें R माइनस ग्रुप नहीं निकलेगा, ना ही सिल्वर में ये रिएक्टिव है पावर है कि इसको। तो ध्यान रखें कि RCHO C6H5CHO चाहे ये परफ्यूरल्डिहाइड हो, ठीक है, चाहे हमारे पास ये इस तरह के हाइड्रोक्सी कीटोन्स हो, ओके, चाहे हम कहें कि ये हमारे पास हेमीएसिटेल हो ये है, या फिर इस तरह से C डबल बॉन्ड OH ये हो हमारे पास, समझ गए ना। इस तरह के जो कंपाउंड्स हैं या और भी देखो कौन कौन से ऐसे कंपाउंड्स हैं जिनमें ये रिएक्शन पॉसिबल है, या इस तरह से जिनमें ये ग्रुप्स होते हैं क्या उनमें ये रिएक्शन किन किन में पॉसिबल है वो देखना है आपको। ओके, तो यहाँ पर ये जो है इस तरह से इन कंपाउंड्स में जस्ट ऐसा ही CHO CHOH होल 4 CH2OH CH2OH C डबल बॉन्ड O CHOH होल थ्राइस CH2OH, मतलब ये है ग्लूकोज, ये है फ्रक्टोज, हेमीएसिटेल, ठीक है। इस तरह से ये है हमारे पास कीटो हाइड्रोक्सी कीटोन, ये क्या है बच्चों हाइड्रोक्सी कीटोन्स, ये क्या है परफ्यूरल बेंजोल्डिहाइड एल्डिहाइड और भी C6H5CHO या CH2CHO, ये सारे कंपाउंड टॉलेंट रिएजेंट के साथ टेस्ट देते हैं। मतलब कंपाउंड्स जो हैं ये जो हैं ऑल कंपाउंड्स गिव्स टेस्ट विद टॉलेंट रिएजेंट। मैं आप इनकी एक एक की मैकेनिज्म बता देता हूं कि ये किस तरह से जो है किस तरह की रिएक्शन दे सकते हैं, समझ गए ना। तो यहां तक आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। टॉलेंट रिएजेंट के साथ इनकी मैकेनिज्म सहित मैंने आपको डिस्कस कर दिया। अब देखो आपको इनकी कुछ और भी एक कंपाउंड होता है बच्चों, ये है R
CH डबल बॉन्ड सॉरी R NOH R NHOH। इस तरह से इस कंपाउंड में भी हमें क्या मिलेगी, ये रिएक्शन एल्डोल कंडेंसेशन। इसके अलावा आपने देखा होगा RCH, ये है COOH फॉर्मिक एसिड। इनमें भी आप देखोगे टॉलेंट रिएजेंट रिएक्शन करता है। कैसे करता है वो हम देखते हैं। किन में नहीं होता टॉलेंट रिएजेंट रिएक्शन, देखो इन कंपाउंड्स में, इन सब में आप देखोगे टॉलेंट रिएजेंट रिएक्शन करता है, बट इनके साथ टॉलेंट रिएजेंट की रिएक्शन नहीं होती। जैसे ये है C डबल बॉन्ड OO, ये है ओके कीटोनिक कंपाउंड्स, एसिड डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, हेमी एसिटेल की जगह एसिटेल ले ले, तो इनमें ये जो रिएक्शन है इस तरह की पॉसिबल नहीं है, मतलब कि इनमें नॉट गिव्स, ठीक है, नॉट गिव टॉलेंट रिएजेंट टेस्ट। इसके अलावा और भी देख सकते हैं कि अल्कोहल है RCOOH है, नॉट गिव टॉलेंट टेस्ट। इनके साथ टॉलेंट टेस्ट रिएक्शंस नहीं होती। अब मैं इनकी बता दूं कि ये कैसे इस तरह से टॉलेंट रिएजेंट के साथ इनकी रिएक्शंस पॉसिबल है, किन किन कंपाउंड्स के साथ किस तरह से रिएक्शंस होती हैं टॉलेंट रिएजेंट की, मैं ये आपको बता देता हूं। देखो बच्चों, अगर आप हाइड्रोक्सी कीटोन की बात करें या हम ये कहें कि हमारे पास ये हैं हाइड्रोक्सी कीटोन्स, ऐसा CH2OH, आपने यहाँ पर बेस लगाया, आपके पास बन जाएगा RC डबल बॉन्ड O CHOH माइनस। ये क्या होता है, इधर आ जाएगा तो ये चेंज हो जाएगा RO माइनस डबल बॉन्ड CHOH, वाटर के मीडियम में ये चेंज हो जाएगा OH डबल बॉन्ड CHOH। ये टाइटोमेरिज्म शो करेगा, समझ गएगा। तो ये टाइटोमेरिज्म से क्या हो जाएगा बच्चों कि यहाँ पर OH CH2 और ये बन जाएगा CH। तो आप देख रहे हैं CHO ग्रुप आ जाएगा, तो ये टॉलेंट टेस्ट होगा, समझ गए ना। यही रीजन है कि जो फ्रक्टोज है, आप देखोगे कि हमारे पास फ्रक्टोज में ये ग्रुप है, कौन सा ग्रुप, कीटो ग्रुप, फिर भी ये टॉलेंट टेस्ट देता है। तो रीजन यही है कि जैसे ही हम OH मीडियम रखेंगे तो ये किस तरह चेंज हो जाएगा CHO और यहाँ पर हो जाएगा CHOH। इस तरह से ये ग्लूकोज में चेंज हो जाता है इस तरह से, और फिर आप इसमें Ag2O की रिएक्शन कराओगे तो ये CHO चेंज हो जाएगा। तो चाहे ग्लूकोज हो चाहे फ्रक्टोज हो, ये टॉलेंट टेस्ट इसलिए देता है क्योंकि ये हाइड्रोक्सी कीटोन्स है। मैंने बताया आपको कि हाइड्रोक्सी कीटोन इस तरह से एल्डिहाइड ग्रुप में चेंज हो जाते हैं और फिर ये टॉलेंट टेस्ट पॉसिबल कर देते हैं। जस्ट ऐसा ही आप देखो, अगर हेमी एसिटेल आपके पास है, ये है हेमी एसिटेल OH और यहाँ पर क्या है OR, जैसे ही आप बेसिक मीडियम रखोगे आप देखोगे कि यहाँ पर O और यहाँ क्या है OR, और फिर ये क्या है यहाँ रिटर्न होगा, ये वापस हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा बच्चों, ये एल्डिहाइड ग्रुप। तो एल्डिहाइड यहाँ भी आ गया, एल्डिहाइड ग्रुप आ जाने से ये किस में चेंज हो सकता है, फिर इसके बाद आप टॉलेंट रिएजेंट की रिएक्शन करा दो, समझ गए ना। तो टॉलेंट रिएजेंट से भी रिएक्शन कर जाएगा। और देखो आप, अभी मैंने आपको बताया कि अगर हमारे पास क्यूनोल है तो ये किस तरह से रिएक्शन करेगा, तो यहाँ पर OH है, आपने जैसे ही बेसिक मीडियम लाओगे तो यहाँ क्या चेंज हो जाएगा बच्चों, देखो O माइनस, ओके, और यहाँ पर हमारे पास है OH। अब यहाँ पर ये इधर, ये इधर, ये इधर, तो ध्यान रखें कि ये जो H है निकल के बाहर आ जाएगा और यहाँ पर हमारे पास O डबल बॉन्ड O और यहाँ क्या बन जाएगा H माइनस, और आपने यहाँ पर Ag प्लस साइन यूज किया तो ये H प्लस और Ag में चेंज हो जाएगा, तो यहाँ पर भी ये क्या हो जाएगा, टॉलेंट टेस्ट आ जाएगा। तो आपने देखा कि जो हमारे पास क्यूनोल था उसमें भी टॉलेंट टेस्ट आ सकता है। और देखो परफ्यूर एल्डिहाइड में तो CHO ग्रुप ऑलरेडी दिख रहा है, वो तो दे ही देगा। और भी कौन कौन से कंपाउंड्स हैं, हाइड्रोक्सी कीटोन्स हो गए, ठीक है, NHOH। फॉर्मिक एसिड में देखोगे तो फॉर्मिक एसिड में दो ग्रुप है बच्चों, आप देखोगे इतना ग्रुप तो एल्डिहाइड का है, इतना ग्रुप किसका है आपके पास, ठीक है, ये जो ग्रुप दिख रहा है ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। अब जैसे ही आप OH अडॉप्ट करोगे ये इधर आ जाएगा तो H
O माइनस OH OH, फिर ये इधर रिटर्न होगा, ये निकल के बाहर H माइनस C डबल बॉन्ड O, समझ गए ना। और यहाँ पर आप देखोगे कि यहाँ क्या बन जाएगा आपके पास, तो ये था C डबल बॉन्ड O, एक OH था, एक OH अटैक करेगा तो यहाँ हो गया OH और ये OH, बाद में इसमें से और आगे की रिएक्शन होगी तो ये हमारे पास जो भी बना, तो यहाँ पर ये H निकल आया, ये आगे ऑक्सीडाइज हो जाएगा CO2 और H2O में, और यहाँ पर ये जो है Ag प्लस आयंस को Ag में टेस्ट, तो ये यहाँ पर भी ये टोलेंट टेस्ट दे देगा। और देखो ये है R NH और ये क्या है OH, यहाँ पर आप जैसे ही बेस लगाओगे तो यहाँ पर बेस लगाते ही आप देखोगे कि यहाँ पर जो है ये हो गया N और ये क्या है OH माइनस, और यहाँ पर से तो H2O निकल गया, तो यहाँ पर अब ये है और आप ये इधर आ जाएगा, बन जाएगा R डबल बॉन्ड O और H माइनस, H माइनस जैसे ही बाहर निकलेगा Ag प्लस उसको रिड्यूस कर, मतलब Ag प्लस साइन को रिड्यूस कर देगा। तो इस तरह के कंपाउंड जो है टोलेंट टेस्ट क्यों देते हैं, ये मैंने आपको पूरी रिएक्शंस विद मैकेनिज्म बता दी। तो इस तरह के जो कंपाउंड्स हैं जिनमें टोलेंट टेस्ट मिलता है, तो अच्छी तरह से ध्यान रखना है कि किन किन कंपाउंड्स में टोलेंट टेस्ट आया। देखो बच्चों, एक तो आया RCHO, C6H5CHO, C6H5CH2 OH, ये हो गए आपके पास OH OH, R NH OH, परफ्यूरल्डिहाइड आपने देखा, ये है CHO, ओके। इसके अलावा हाइड्रोक्सी कीटोन्स में आपने देखा CH2OH, और कौन सा था, यहाँ पर ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है, मैनोज ले लो आप, ठीक है, माल्टोज ले लो आप, गैलेक्टोज ले लो आप, लैक्टोज। इनमें आप देखोगे ये सब कौन सी रिएक्शन देंगे, टोलेंट टेस्ट। इन सब में पॉसिबल है, किन में पॉसिबल नहीं है, देखो RC डबल बॉन्ड OR इनमें पॉसिबल नहीं है। इसके अलावा आपने देखा हेमी एसीटल में भी आपको बताया कि ये जो हेमी एसीटल है इनमें भी पॉसिबल हो जाता है। इसके अलावा और कौन से थे, फॉर्मिक एसिड ये था, इसमें भी पॉसिबल होती है, बट इनमें टोलेंट टेस्ट नहीं आएगा। जैसे ये है RCOOH है, ओके, C6H5OH है, ROH है, और भी देख लो तो ये कंपाउंड्स, या हम इस तरह से लें कि ये कंपाउंड है हेमी एसिटल की जगह कीटल हो, या इस तरह के जो कंपाउंड्स हैं ये हैं एसिटल, इनमें किसी भी प्रकार का कौन सा रिएक्शन नहीं होगा बच्चों, टोलेंट टेस्ट नहीं होगा, नो टोलेंट टेस्ट, ओके। बट इनमें सब में टोलेंट टेस्ट आता है, मतलब ये सब जो है गिव टोलेंट टेस्ट, गिव्स टोलेंट टेस्ट। अब आप समझ गए होंगे कि फ्रक्टोज क्यों टोलेंट टेस्ट देता है, जबकि इसमें तो फ्रक्टोज में कीटो ग्रुप था। तो ऐसा इसलिए होता है बच्चों क्योंकि हाइड्रोक्सी कीटोन्स टोलेंट या किसी भी बेसिक मीडियम में कैसे में चेंज हो जाते हैं, एल्डिहाइड ग्रुप में, और फिर उनमें इजी गोइंग ये टोलेंट टेस्ट हो जाता है। इसी तरह से आप देखोगे कि जो ग्लूकोज है या फ्रक्टोज है, उनके जो हेमी एसिटल फॉर्म होते हैं, ये होते हैं हेमी एसिटल फॉर्म। यहाँ पर होता है, आपने देखा होगा CH2OH, और यहाँ ऑक्सीजन, यहाँ H, और यहाँ क्या OH, OH H, OH H, OH H। ये ग्लूकोज का कौन सा फॉर्म है, ग्लूकोज पायरेनोस। तो ये इस तरह चेंज हो जाता है, यहाँ से ये ब्रेक हो जाता है। ब्रेक होने से ये क्या हो जाएगा कि यहाँ पर ये तो हो गया OH, मतलब यहाँ पर अगर हम यहाँ चले जाएं ग्लूकोज में, तो ये किस तरह से ये इसका हेमी एसिटल C1, ये क्या है, हेमी एसिटल फॉर्म, तो ये इस तरह से चेंज हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा OH CH। यहाँ पर आप जाएं तो ये जैसे ही आप बेसिक मीडियम लोगे तो यहाँ पर क्या होगा, O- और H, बाकी OH H H OH OH H, ये इधर रिटर्न होगा, ये वापस हो जाएगा।
जैसे ये वापस हुआ तो यहाँ पर आप देखोगे कि O माइनस CH2 OH H इस तरह से और C डबल बॉन्ड H, मतलब यहाँ पर आप देखोगे ऐसे ये हेमी एसिटल से एल्डिहाइड ग्रुप आ गया और जैसे ही एल्डिहाइड फॉर्म आया ये तुरंत टोलेन रिएजेंट से रिएक्शन करता है। तो ग्लूकोज, फ्रक्टोज, जितने भी मोनोसैकेराइड्स हैं, डाइसैकेराइड में माल्टोज, लैक्टोज, समझ गए ना, ये सब टोलेंट टेस्ट देते हैं, इनको रिड्यूसिंग शुगर्स बोलते हैं। बट आप देखोगे सुक्रोज नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, क्यों? क्योंकि उनके दोनों के हेमी एसिटाइल ग्रुप एक दूसरे से ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बना लेते हैं। बट ग्लूकोज में चले जाओ, फ्रक्टोज में चले जाओ, माल्टोज में C1C4 एक ग्लूकोज यूनिट का CH ग्रुप फ्री रहता है। लैक्टोज में चले जाओ, उसमें भी एक CH ग्रुप या हेमी एसिटाइल फॉर्म में रहता है। तो इस तरह से हम आगे कार्बोहाइड्रेट्स में भी देखेंगे ये रिएक्शंस। तो यहां तक मैंने आपको अच्छी तरह समझाया अभी टोलेन रिएजेंट से ऑक्सीडेशन। आगे हम नेक्स्ट वीडियो में लेंगे फैलिंग सॉल्यूशन से, बेनेडिक्ट सॉल्यूशन से, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजर से क्या क्या ऑक्सीडेशंस होते हैं और फिर इसके बाद रिडक्शंस देखेंगे एल्डिहाइड कीटोन्स की। तो यहाँ तक आप समझ गए होंगे, इसको नोट कर लें, एक बार अच्छी तरह से देखें, एक एक पॉइंट समझ में आ जाएगा। टोलेन रिएजेंट किन को ऑक्सीडाइज करता है, किन को ऑक्सीडाइज नहीं करता। ओके, तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू फॉर वॉचिंग।